नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल जो ADE के हैं और वाटर सॉल्युबल जो विटामिन B और C है। फिर विटामिन A की बात करें तो विटामिन A के 3 फॉर्म होते हैं, एक तो रेटिनॉल, एक रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। जो रेटिनॉल होता है वो अल्कोहल फॉर्म होता है, जो रेटिनल होता है वो अल्डिहाइड फॉर्म होता है और जो रेटिनोइक एसिड है वो एसिडिक फॉर्म होता है। और जो विटामिन A है वो बीटा कैरोटीन से सिंथेसाइज होता है। जो बीटा कैरोटीन होता है ये प्लांट पिगमेंट होता है, इससे रेटिनल का सिंथेसिस होता है। विटामिन ए के फंक्शन की बात करें तो ये रेटिनल पिगमेंट का सिंथेसिस करते हैं और रेटिनल पिगमेंट दो तरीके के होते हैं, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन। फिर ये विटामिन ए है वो एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ और एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ज़ीरोफ्थेल्मिया होता है जिसमें जो कॉर्निया होता है उसका केराटिनाइजेशन हो जाता है, केराटोमलेशिया होता है जिसमें कॉर्निया में अल्सर हो जाते हैं, कंजक्टाइवल ज़ेरोसिस होता है, बाइटॉट स्पॉट होते हैं जिसमें आंखों के चारों तरफ क्या होते हैं, टिश्यू के स्पॉट्स हो जाते हैं, स्टेरिलिटी हो जाती है, केराटिनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। विटामिन ए के सोर्स होते हैं येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कैरेट, ऑरेंज फ्रूट्स, कॉड लिवर ऑयल, एग, मीट। डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेल में 1000 RE क्या होता है, रेटिनॉल इक्विवेलेंट्स होता है और फीमेल में 800 रेटिनॉल इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। विटामिन डी का सिंथेसिस देखते हैं। विटामिन डी का सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से होता है, जो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होते हैं स्किन की एपिडर्मिस में। जब सनलाइट की रेज उस पर गिरती है तो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन D3 को कॉले कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। फिर विटामिन D3 क्या करता है, 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 25 हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है और ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सीफेरोल होता है, ये मेजर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है विटामिन डी का। जो विटामिन डी बॉडी में स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, 25 हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सीफेरोल के फॉर्म में होता है। और जो विटामिन डी का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में भी वो भी किस फॉर्म में होता है, 25 हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सीफेरोल के फॉर्म में होता है। फिर ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सीफेरोल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्सीटरोल में, जिसको अपन क्या बोलते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलिक कैल्सीफेरोल बोलते हैं। और ये कैल्सीट्रोल क्या होता है, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है। फिर अपन बात करें तो विटामिन D2 जिसको क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सीफेरोल, जो कि प्लांट सोर्स होता है। और विटामिन D3 जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलिक कैल्सीफेरोल, ये क्या होता है, एनिमल सोर्स होता है। और ये विटामिन D2 और विटामिन D3 क्या होते हैं, प्रो विटामिन होते हैं। फिर अपन ने देखा ये 7D हाइड्रोकॉलिक एल्सिट्रोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में 25 हाइड्रोक्सी कॉलिक एल्सीफेरोल में कन्वर्ट होता है, जो क्या होता है, मेजर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है। फिर 25 हाइड्रोक्सी कॉलिक एल्सीफेरोल कैल्सीटरोल में कन्वर्ट हो जाता है, जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है। विटामिन डी होता है उसको हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये स्किन में सिंथेसिस होता है और इसके हार्मोन के जैसे टारगेट ऑर्गन होते हैं जो कि क्या है, बोन है, किडनी और इंटेस्टाइन। और ये स्टेरॉयड हार्मोन की जैसे बिहेव करता है और इसमें हार्मोन की जैसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। विटामिन डी के फंक्शन की बात करें तो इंटेस्टाइन में देखते हैं, इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है और जो कैल्शियम का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज़ करता है। किडनी में बात करें तो किडनी में ये रीअब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का। बोन्स की बात करें तो ये कैल्शियम क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है और ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, बोन का मिनरलाइजेशन बढ़ाता है, कैल्शियम डिपोजिशन करता है और जो सीरम कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है बाई रेगुलेटिंग पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। और ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को भी प्रिवेंट करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात करें तो चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है जिसमें उनके पाँव टेढ़े हो जाते हैं। ओस्टोमलेशिया होता है एडल्ट्स में जिसमें जो बोन होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और बोन्स में फ्रैक्चर होते हैं और ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और इन्फेंट में क्या होता है, टेटनी होती है। और इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स मेजर सोर्स है सनलाइट और बाकी के सोर्स है फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, एग योक। इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो चिल्ड्रन में 400 इंटरनेशनल यूनिट, अडल्ट में 200 इंटरनेशनल यूनिट और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर है उनमें 400 इंटरनेशनल यूनिट और 60 ईयर के ऊपर 600 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ई, इसको टोकोफेरोल भी बोलते हैं, ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, ब्यूटी विटामिन होता है और इसके स्ट्रक्चर में क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है।
विटामिन ई के फंक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये मसल में क्रेटेनाइन स्टोरेज करके रखता है, हीमोलिसिस को प्रिवेंट करता है, हीम का सिंथेसिस करता है, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को प्रिवेंट करता है बाय प्रिवेंटिंग एलडीएल फॉर्मेशन। एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें मिसकरेज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, माइल्ड हीमोलिटिक अनीमिया होता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे रेटिनोपैथी, मायोपैथी हो जाती है। इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स होता है मोस्टली वेजिटेबल ऑयल जैसे पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल। और इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैन में ये 10 मिलीग्राम पर डे होता है और वुमन में 8 मिलीग्राम पर डे होता है। नेक्स्ट विटामिन के 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, K1, K2 और K3। जो K1 होता है उसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं और ये प्लांट सोर्स होता है, प्लांट में भी ग्रीन लिफी वेजिटेबल। और K2 जो होता है उसको मैनाक्विनोन बोलते हैं और ये नेप्थेक्विनोन का डेरिवेटिव होता है और ये एनिमल सोर्स होता है। और जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उससे सिंथेसिस होता है। और जो K3 होता है वो उसको अपन मैनाडॉन बोलते हैं और ये सिंथेटिक होता है, नेचुरल नहीं होता और ये वाटर सॉल्युबल होता है। जो विटामिन के होता है वो एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है। विटामिन के फंक्शन की बात करें तो ये इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करता है लीवर में। और क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से, 2nd, 7th, 9th और 10th, ये 4 क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करता है जो इनएक्टिव होते हैं लीवर में, 2nd, 7th, 9th और 10th। और ये प्रोटीन C एंड S का एक्टिवेशन करता है जो एज ए एंटीकोगुलेंट एक्ट करते हैं। ये ओस्टियोकैल्शियन का एक्टिवेशन करता है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मेंटेन करके रखता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो लीवर फंक्शन टेस्ट में हेल्पफुल होता है। इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे क्या होता है, हेमरेज होता है क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग को इनहिबिट करता है। सोर्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी विटामिन के का सिंथेसिस करता है, मैनाक्विनोन का। और इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 70 to 140 माइक्रोग्राम पर डे होता है। नेक्स्ट विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी के फंक्शन की बात करें तो ये कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं उनमें हेल्प करता है, वाउंड रिपेयर करता है, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनका सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाता है और बोन्स और टीथ के ग्रोथ के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है जिसमें ब्लीडिंग गम होती है, जॉइंट्स स्वोलन हो जाते हैं और एनीमिया होता है और इससे स्टेरिलिटी होती है और ये क्लोटिंग टाइम को भी रिड्यूस करता है। इसके सोर्स की बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, गूसबेरी, गुआवा, टोमेटो, ये सब विटामिन सी के सोर्स हैं। और इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 60 to 75 मिलीग्राम पर डे होता है। नेक्स्ट विटामिन B1, इसको थायमीन भी बोलते हैं और ये एंटी न्यूरेटिक हार्मोन होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये कोएंजाइम TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और विटामिन B1 होता है वो एनर्जी जनरेशन में हेल्प करता है क्योंकि ये NADH का जनरेशन करता है। फिर बात करें अपन थायमीन किस किस के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो अल्फ़ा कीटो एसिड की जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है उसमें थायमीन रिक्वायर्ड होता है, TPP रिक्वायर्ड होता है। फिर जो HMP शंट में जो ट्रांस कीटोलेज रिएक्शन होती है वहाँ पे भी TPP एज ए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। फिर जो पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो वहाँ क्या किसकी ज़रूरत होती है, TPP की ज़रूरत होती है और यहाँ पे NADH से NADH का फॉर्मेशन होता है। और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जब सेक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे भी TPP की ज़रूरत होती है। और विटामिन B1 न्यूरॉन फंक्शन को मेंटेन करता है और एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस करता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की बात करें तो जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं उनमें थायमीन प्रेजेंट होता है और अगर अनपॉलिश्ड राइस की पॉलिशिंग कर दी जाए तो लगभग 80% जो थायमीन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसकी वजह से जो थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसीज़ होता है, बेरी होता है। और ये किसकी वजह से होता है, पॉलिश्ड राइस खाने की वजह से होता है, ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी कंज्यूम करने की वजह से होता है और अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से बेरी होते हैं। और इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, मस्कुलर एट्रोफी होती है और इसमें पॉलीन्यूराइटिस होता है। फिर वर्निकेज और कोर्सैकॉफ सिंड्रोम होता है जो अल्कोहल कंजप्शन से होता है और इसमें क्या होता है,
वर्निक्स एंड कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम में जो विटामिन बी है उसका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है, तो उसकी वजह से विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो बेरी होता है वो 3 तरीके का होता है, एक तो ड्राई बेरी होता है, एक वेट बेरी और एक इन्फेंटाइल बेरी। जो ड्राई बेरी होता है उसमें क्या होता है, वीकनेस हो जाती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। वेट बेरी में लेग में इडिमा हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। और इन्फेंटाइल बेरी बच्चों में होता है, इसको शोषण बेरी भी बोलते हैं। थायमिन के सोर्स की बात करें तो ये अनपॉलिश्ड राइस में होता है, होल व्हीट में, सीरियल, पल्सेस और नट्स में होता है, ईस्ट, लीवर और किडनी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। और इसके रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे इसके रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं और ये येलो विटामिन होता है, फूड कलरिंग में येलो कलर के लिए यूज़फुल होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये कोएंजाइम FAD और FMN के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। फिर FMN की बात करें तो FMN ऑक्सीडेज और डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन में हेल्पफुल होता है। जैसे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो ETC का कॉम्प्लेक्स 1 होता है जिसमें NADH डीहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे FMN ऐसे कोएंजाइम ऐड करता है। FAD की बात करें तो FAD भी जो ऑक्सीडेज रिएक्शन होती है, डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन होती हैं, उनमें FAD यूज़ होता है। जैसे एसाइल कोएंजाइम A डीहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज जो ETC के कॉम्प्लेक्स 2 में प्रेजेंट होता है, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेज, जेंथिन ऑक्सीडेज, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, इन सब में कोएंजाइम क्या होता है, FAD होता है। फिर ये FAD और FMN ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में होते हैं और डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन में होते हैं। उसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी मेटाबॉलिज्म करते हैं। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से राइबोफ्लेवोनियोसिस हो जाता है और उससे चीलियोसिस होता है। चीलियोसिस से क्या होता है, जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं, टंग इन्फ्लेमेट हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है। डर्मेटाइटिस में जो स्किन और हेयर होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है और ग्लोसाइटिस हो जाता है जिसमें मैजेंटा टंग हो जाती है। फिर इसके सोर्स की बात करें तो ये लिवर, किडनी, डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, व्हीट, ग्रेन में होता है। और इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 1.5 मिलीग्राम पर DL पर डे। नेक्स्ट विटामिन B3, ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, नियासिन, निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड। और ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से इसका सिंथेसिस होता है, इसकी वजह से ये ट्रू विटामिन नहीं है। ट्रिप्टोफैन विटामिन B2, विटामिन B6 और आयरन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो विटामिन B3 है वो ट्रिप्टोफैन से उसका सिंथेसिस होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये कोएंजाइम NAD और NADP की सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है और ये NAD और NADP जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं उनमें हेल्पफुल होता है और ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। NAD की अपन बात करें तो जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फोडीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है, LDH जो PDH अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेज, MDH कीटो एसिड डीहाइड्रोजनेज, ये जो एंजाइम है वहाँ पे NAD ऐसे कोएंजाइम एक्ट करता है। और NAD प्लस की अपन बात करें तो ये मैलिक डीहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, यहाँ पे ये NAD प्लस एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है। और NADPH की बात करें तो ये फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, विटामिन D सिंथेसिस और स्टीरॉयड हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है वहाँ पे NADPH जो होता है वो एज ए कोएंजाइम एक्ट करता है। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा हो जाता है जिसको 4D सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें 4D से क्या होता है, डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है और फाइनली डेथ हो जाती है। इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स लीवर, किडनी, फिश और सीरियल्स हैं। और इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 20 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट विटामिन B5, इसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी फंक्शन की बात करें तो ये कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करता है। जैसे पायरुवेट, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेज सक्सिनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करता है और मैनोलिन कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करता है। उसके साथ साथ ये एसिटाइल कॉलिन का भी फॉर्मेशन करता है। इसकी सोर्स की बात करें तो ये जितने भी वेजिटेबल होते हैं वो विटामिन B5 के सोर्स होते हैं। इसकी वजह से विटामिन B5 से कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। और इसके डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 10 to 15 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, ये पायरिडिन का डेरिवेटिव होता है। विटामिन B6 हीमोपोइसिस करता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये कोफैक्टर PLP पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है।
उसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ग्लाइकोजन पीएलपी की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर जो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होती है उनमें अमीनो एसिड होते हैं, वो पीएलपी की प्रेजेंस में कीटो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और कीटो एसिड फिर टीसीए साइकिल में एंटर करके एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो जो विटामिन B6 होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, वो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बॉडी में यूज़ होती है। फिर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करें तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस होता है, और इसका एग्जांपल अपन देखें, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जिसमें जो ग्लूटामेट होता है वो पीएलपी की प्रेजेंस में गाबा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 5-HT होता है वो पीएलपी की प्रेजेंस में सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गाबा और सेरोटोनिन दोनों क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और जो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है पीएलपी की प्रेजेंस में, वो क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करती है। फिर जो ट्रांससल्फ्यूरेशन रिएक्शन होती है जैसे मिथ्योनिन, वो पीएलपी की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टीन में। तो ट्रांससल्फ्यूरेशन रिएक्शन में भी पीएलपी यूज़फुल होता है। फिर ट्रिप्टोफैन नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पीएलपी, इसलिए ये जो है विटामिन B3 का भी सिंथेसिस करता है। विटामिन B6 होता है वो पीएलपी की प्रेजेंस में जो पीएलपी होते हैं वो क्या करता है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करता है, और नियासिन क्या होता है, विटामिन B3। तो विटामिन B3 का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, ट्रिप्टोफैन से इन द प्रेजेंस ऑफ पीएलपी। इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, बस कुछ पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स होते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, कन्वल्शन होते हैं। सोर्स की बात करें तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है, ग्रेन, सीड्स, व्हीट, राइस, फिश, मीट, एग, लीवर, किडनी में। और इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 2 मिलीग्राम पर डे होता है। नेक्स्ट विटामिन B7, इसको बायोटीन भी बोलते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट होता है। इसको विटामिन H भी बोलते हैं और कोएंजाइम R भी बोलते हैं। और ये एंटी एग वाइट इंजुरी फैक्टर होता है। जो रो एग होता है उसमें एविटिन प्रोटीन होता है, और ये उसका क्या होता है, एंटीडोट होता है। विटामिन B7 के फंक्शन की बात करें तो ये एज ए इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम एक्ट करता है वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन में। जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है वहाँ पे जो कार्बोक्सिलेस एंजाइम होता है उसके लिए अपन ने पढ़ा था ABC की ज़रूरत होती है। A क्या होता है, ATP होता है, B बायोटीन होता है, और C CO2 होता है। तो जितने भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है उनमें बायोटीन ऐसे कोएंजाइम एक्ट करता है, एक्सेप्ट यूरिया सिंथेसिस में और पायरामिडिन सिंथेसिस में। फिर अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरोवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फिर फैटी एसिड सिंथेसिस में एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और जो बायोटीन होता है वो ल्यूसीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है। जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए होता है वो मिथियोनिल मेनोलिन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और जो बायोटीन होता है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में भी हेल्पफुल होता है, और डीएनए प्रोब का भी फॉर्मेशन करता है। और जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं और शैम्पू होता है उसमें बायोटीन प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इस बायोटीन की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, हेलुसिनेशन होती है और डिप्रेशन होता है। इसके सोर्स की बात करें तो ये इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और ये एग योक, मीट, फिश, मिल्क, टोमेटो और ग्रेन में भी बायोटीन प्रेजेंट होता है। इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 30 to 100 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट विटामिन B9, इसको फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होता है और हीमेटोपोइटिक विटामिन होता है, और ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से भी सिंथेसाइज होता है। इसकी फंक्शन की बात करें तो ये एक कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है और प्यूरिन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो RBC होती है उसका जब डिवीजन होता है तो जो सेल साइकिल होती है वो एस फेज में अरेस्ट हो जाती है, तो सेल की ग्रोथ होती है बिना डिवीजन के। उसकी वजह से साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो जाता है, और साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ होने से जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह से इसको नाम दिया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगा मतलब बड़ा, तो यहाँ पे जो RBC होती है वो बड़े साइज़ की हो जाती है, और यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में। इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है लीवर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो फॉलिक एसिड पर डे 200 माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है, और प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, 400 माइक्रोग्राम पर डे ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट विटामिन B12, इसको साइनोकोबालमिन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है, और ये कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है, और ये
जो कॉलोन में बैक्टीरिया होते हैं उससे सिंथेसिस होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये आरबीसी को मैच्योर करता है, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है। इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो जब इंट्रिंसिक कैस्ट्रल फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होता और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और इससे पर्नीशियस एनीमिया होता है, जिसमें क्या होती है, जो आरबीसी होती है वो मैच्योर नहीं होती और आरबीसी मैलफॉर्म्ड हो जाती है। सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स होता है लिवर, किडनी, मीट, फिश और इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो कॉलोन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो। और इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है 1 माइक्रोग्राम पर डे।